नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और आज हम चला रहे हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। मेरे ख्याल से इस साल की सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड कार्स में से एक। और ये रिव्यू चालू करने से पहले मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इस गाड़ी ने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। आप किसी भी पैरामीटर की बात करें, इस गाड़ी ने हमें पूरी तरह से उत्साहित किया है। और अभी हम लोग डीजल वेरिएंट चला रहे हैं, ऑटोमेटिक। क्रीमी स्मूथ पावर डिलीवरी, बेहतरीन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और एक एसयूवी चलाने का जो मज़ा है वो आपको पूरी तरह से ये गाड़ी देगी। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है महिंद्रा ने। मैं इसे चला करके वाकई में एक इंडियन के तौर पे प्राउड महसूस करता हूँ कि महिंद्रा ने किस तरीके से प्रोग्रेस किया है। जब पहली जनरेशन वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो हम लोग चलाते थे तो उसके अंदर इतना ज़्यादा बॉडी रोल था, सस्पेंशन जो था इतना ज़्यादा वॉबली था कि अगर आप उसे हार्ड कॉर्नर्स पर चलाने की कोशिश करते थे तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती थी। और ये गाड़ी बिल्कुल बदल दी गई है। इसका जो सस्पेंशन है, जो शैसी है, इस गाड़ी का एक एक कंपोनेंट जो है वो पूरी तरह से अलग है पुरानी वाली स्कॉर्पियो से। और जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो इतनी ज़्यादा मैसिव है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि एवरी इंच ऑफ द रोड दैट यू ट्रेवर्स विद दिस कार, आपको वो महसूस होगा कि महिंद्रा ने कितनी प्रोग्रेस की है। अब कुछ चीज़ें हम लोग पहले जान लेते हैं, क्योंकि सस्पेंशन जो है वहाँ पर, जो शैसी है वहाँ पर बहुत प्रोग्रेस की गई है। तो हालांकि ये अभी भी बॉडी ऑन लैडर फ्रेम शैसी है, लेकिन ये ड्राइव करती है एक मोनोकॉक की तरह। बहुत ही बैलेंस्ड बॉडी रोल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सस्पेंशन, शैसी, बॉडी सब कुछ अब लाइटर है। और यहाँ पर अब जो सस्पेंशन है ये पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो सामने आपको डबल विशबोन सस्पेंशन मिलता है और पीछे 5 लिंक सस्पेंशन मिलता है विद वॉट्स लिंक। अब वॉट्स लिंक क्या करता है, जब आप कॉर्नर्स पर हार्ड कॉर्नरिंग करते हैं तो जो बॉडी रोल होता है उसे काउंटर एक्ट करता है और गाड़ी जो है काफ़ी फ्लैट जाती है। तो बॉडी रोल यहाँ पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है फॉर सच ए टॉल एंड बिग एसयूवी, जो कि एक मिरेकल जैसा है। हैंडलिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव हुई है। पहले जो एक वॉबलीनेस थी स्कॉर्पियो के अंदर, वो पूरी तरह से निकाल दी गई है। और यहाँ पर एक और ख़ास बात जो है वो ये है कि यहाँ पर, जैसे कि आपने जीप के अंदर, जीप मेरिडियन में या कंपस में या फिर इवन सिट्रन C5 एयरक्रॉस, ऐसी जो प्रीमियम गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग होती है, यानी कि अगर आप छोटे खड्डों पर से जा रहे हैं या फिर अगर आप बड़े खड्डों पर से जा रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है सस्पेंशन की, उसके हिसाब से डैम्पिंग जो है अपने आप को अडेप्ट करता है। एक अलग वॉल्व होता है जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले जो खड्डे या फिर अंडुलेशंस होते हैं, जैसे कि रंबल स्ट्रिप, उसको एक बड़े खड्डे के साथ में डिफरेंशिएट करता है। और डैम्पिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से अलग अलग होती है, जिससे कि कंफर्ट में बहुत इजाफा होता है। तो उसके कारण आप भले ही गाड़ी तेज़ चला रहे हो या फिर बड़े खड्डों के ऊपर थोड़ी धीमी गति से चला रहे हो, आपको कंफर्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग मिलती है आपको और सस्पेंशन पर बहुत अच्छा काम किया गया है। इसका मतलब यह है कि वॉट्स लिंक के साथ आप इसे भले ही स्लो स्पीड पर चला रहे हो या फिर तेज़ गति से घुमावों पर चला रहे हो, गाड़ी जो है ये हमेशा बहुत ही पॉइज्ड रहती है। और ये सबसे बड़ा चेंज है, इसलिए मैं इसके बारे में पहले बात कर रहा हूँ, क्योंकि हैंडलिंग में यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सुधार किया गया है। और अब ये गाड़ी एक प्रॉपर मोनोकॉक एसयूवी के जैसे हैंडल करती है। इसके अलावा रिफाइनमेंट की मैं क्या बात करूं, इंजन डीजल होने के बावजूद अंदर किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। टॉर्क एकदम बॉटम ऑफ द रेव रेंज से आपको बहुत ज़बरदस्त टॉर्क मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप ट्रांसमिशन की भी बात करें तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये हमने XUV 700 में भी देखा, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे ट्यून किया गया है। तो आप भले ही स्लो स्पीड्स पर चला रहे हो या फिर तेज़ी से एक्सेलरेट कर रहे हो, ये बहुत ही सीमलेसली काम करता है। और इसके साथ ही साथ आपको एक मैनुअल भी मिलेगा, जहाँ पर अब शिफ्ट बाय केबल सिस्टम है, तो वहाँ पर भी आपको शिफ्ट्स अच्छे मिलने चाहिए। हालांकि मैं कुछ उस बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि मैं अभी ऑटोमेटिक चला रहा हूँ। ये जो डीजल है ये बहुत ज़्यादा तेज़ भी है। अगर आप पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 175 PS की पीक पावर मिलती है और टॉर्क मिलती है 400 न्यूटन मीटर्स की। अगर आप और दूसरी गाड़ियों की बात करें, इसके जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये जो पावर और टॉर्क फिगर्स हैं ये सबको ध्वस्त कर डालते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पावर और टॉर्क है। और इतनी बड़ी और भारी गाड़ी होने के बावजूद यहाँ पर आपको 0 to 100
लेस देन 11 सेकेंड्स, अबाउट 10.7 सेकेंड्स में मिलता है, जो बहुत ही क्विक है इस तरह की एक बड़ी गाड़ी के लिए। तो बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है महिंद्रा ने। जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। डीजल इंजन बहुत ही स्मूथ, बहुत ही रिफाइनमेंट, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के भी क्या कहने। इसके साथ ही पेट्रोल भी आपको मिलता है जो 200 PS की पीक पावर और 380 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क बनाता है। इससे भी ज़्यादा फास्ट है। वहाँ पर आपको 0 to 100 लेस देन 10 सेकेंड में मिलेगा। तो पावर और परफॉर्मेंस के मामले में ना तो पेट्रोल ना डीजल, दोनों में ही कोई कमी नहीं है। साथ ही Z2 जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर आपको एक कम पावर वाला डीजल भी मिलता है। 132 PS की पीक पावर और 300 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क वहाँ पर मिलेगी। वो सिर्फ Z2 में ही आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है, और आप चाहें तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट है, लेकिन 4 व्हील ड्राइव लो, 4 व्हील ड्राइव हाई, ये दोनों ही आपको ऑप्शंस वहाँ पर मिलते हैं। साथ ही आपको जिप जैप जूम जो 3 मोड्स आपने XUV 700 में देखे थे वो भी मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ आप अगर जा रहे हैं ऑल व्हील ड्राइव के साथ तो वहाँ पर आपको मोड सेलेक्ट भी मिलता है, जहाँ पर आप स्नो या फिर डेजर्ट या फिर मड जो मोड्स हैं इसमें से चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप रोड पर चला रहे हैं तो टारमैक मोड यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफ रोड में भी आपको मोड मिलता है। ये सारे फीचर्स एक ऐसे SUV में जो कि वैल्यू फॉर मनी होना है, ये एक बड़ी ही अचंभे में डाल देने वाली बात है। XUV 700 के साथ महिंद्रा ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें करी, लेकिन स्कॉर्पियो के साथ इन लोगों ने हमें और भी आश्चर्यचकित कर दिया है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैच करता है XUV को अपने हैंडलिंग डिपार्टमेंट में, जिस तरह से ये चलता है। तो यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट है बहुत ही ज़बरदस्त है। कि मैं कॉर्नर्स पे जा रहा हूँ अभी, और किसी तरह का कोई बॉडी रोल, किसी तरह का कोई आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला जो बिहेवियर होता है SUV का, कुछ नहीं है यहाँ पे। आपको एक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम शैसी पर इस तरह की हैंडलिंग मिल पाना अपने आप में एक अजूबा है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो छोटा सा नेगेटिव है वो ये है कि अगर आप बहुत ही स्लो स्पीड पे चल रहे हैं तो मामूली वर्टिकल मूवमेंट आपको महसूस होगा, ज़रा फर्म लगता है आपको सस्पेंशन, बट उसका ट्रेड ऑफ जैसे ही आप ज़रा स्पीड बढ़ाते हैं 30-40 किलोमीटर के ऊपर, बहुत ही एब्जॉर्बेंट सस्पेंशन, बहुत ही नाइस हैंडलिंग, आपको मज़ा आ जाएगा ये SUV चला करके। स्टीयरिंग ज़रा लाइट साइड पर है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के किया गया है ताकि इन सिटी आपकी मनूवरिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो सके, और ये बहुत ही ईजी है मनूवर करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप बात करें इस गाड़ी के NVH की, तो जैसा मैंने आपको बताया इंजन की आवाज़ अंदर आ ही नहीं रही है। एम्बिएंट नॉइज़, हम लोग जब आज चाकन से निकले थे, ट्रक्स चल रहे थे हमारे आसपास, किसी तरह की कोई साउंड अंदर नहीं आ रही थी। और इस गाड़ी की टॉप स्पीड अगर आप देखें तो ये 180 किलोमीटर/आवर भी पार कर सकता है। बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप ये इंजन, शैसी और ट्रांसमिशन स्टीयरिंग सेटअप है। मुझे ये गाड़ी चला करके जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आया। महिंद्रा ने पूरी तरह से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उन्हें सरपास कर दिया है। और अगर आप स्कॉर्पियो के बारे में कुछ सोचते हैं, आपका एक परसेप्शन है, ये उसको पूरी तरह बदल डालेगा। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर महिंद्रा ने काम किया है। और अगर आप कोई भी SUV खरीदना चाहते हैं, फॉरगेट 7 सीटर्स और 5 सीटर्स, आप कोई भी SUV खरीदना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली इस गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए। बिकॉज़ एक पुराने सेंस में जो SUV होता है उस परिभाषा को ये SUV पूरी तरह से सार्थक करता है। आप देखिए मैं कितना हाई बैठा हूँ, सामने बोनेट बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, विजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा ORVM, आपको ऐसा लगेगा कि आप बड़ी ही पावरफुल, बड़ी ही कमांडिंग मशीन के अंदर बैठे हुए हैं। और अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, आप अगर यहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी बात करें, तो जाहिर तौर पर कुछ और गाड़ियाँ हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा रिच स्क्रीन शायद मिल जाएगी, या फिर अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो कुछ ज़्यादा मिलेंगी, ऐसा नहीं है यहाँ पर नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो एक SUV का फील है वो इस गाड़ी में आपको एकदम चमत्कृत कर देगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मेरे लिहाज से अगर कोई देखे तो यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप ये जो SUV है इसे डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव कीजिए, और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी, बहुत ही ज़बरदस्त राइड हैंडलिंग सेटअप, बहुत अच्छे इंजन ऑप्शंस के साथ ये आपको पूरी तरह से अमेज़ कर देगा। फ्यूल एफिशिएंसी आप जानना चाहते होंगे, डीजल में आपको अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं तो 17 kmpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, अगर आप ओपन रोड पर चला रहे हैं और जल्दी में नहीं है। और सिटी में भी आपको 11-12 की फ्यूल एफिशिएंसी आराम से मिल जाएगी, जो कि ज़बरदस्त है। पेट्रोल की फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ पर आपको सिटी में मेरे ख्याल से 6-7 और हाईवे पर आपको 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। लेकिन डीजल की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही ज़बरदस्त है। स्कॉर्पियो से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उस लिहाज से मेरे ख्याल से महिंद्रा ने ज़बरदस्त काम किया है। 100 आउट ऑफ 100 मेरे को यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर बेटर कार्स,
उसके लिए पैसा भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन इस गाड़ी के लिए जो पैसा आप देंगे उसके लिए महिंद्रा ने यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू दी है और आपको ये गाड़ी चला करके डेफिनेटली मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई बात ड्राइव की, जो कि बहुत ज़रूरी थी आपके लिए, लेकिन इसकी डिज़ाइन के बारे में बात करना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ मेरी नज़र में सामने से ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। रिसेंटली महिंद्रा ने जितने भी डिज़ाइंस निकाले हैं उसमें से ये सबसे ज़्यादा मस्कुलर लगता है मुझे। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे तो फ्रॉम अ प्योरिस्टिक पर्सपेक्टिव ये XUV 700 से ज़्यादा मस्कुलर लगता है सामने से। पीछे से शायद थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन सामने से आप इसे फॉल्ट नहीं कर सकते हैं। बॉनेट बहुत हाई है और अंदर से भी ये बॉनेट बहुत सॉलिड लगता है। बाहर से भी अगर आप इस बॉनेट को देखेंगे तो इस पर मस्कुलर लाइन्स हैं। इसका जो ग्रिल है ये बड़ा ही खूबसूरत है। क्रोम के 6 वर्टिकल स्लैट्स हैं। ट्विन पीक जो एम्ब्लेम है नया महिंद्रा का, ऊपर भी क्रोम, और जो हेडलाइट्स है वो भी बहुत ही सीमलेसली इस पूरे ग्रिल के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं। यहाँ पर क्रोम मिलता है आपको, LED प्रोजेक्टर और नॉर्मल LED, हाई बीम, लो बीम, और बम्पर जो है काफ़ी हाई सेट है। तो बहुत ही मस्कुलर, बहुत ही वाइड, बहुत ही शानदार दिखने वाला इसका फेस है। ये यहाँ पर आपको रेडिएटर ग्रिल नज़र आएगी, ये स्किड प्लेट है और फॉग लैंप्स भी LED प्रोजेक्टर्स हैं। DRL जो है यहाँ पर मिलेंगे, ऊपर नहीं है। और इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो बिच्छू का जो एक डंक होता है यानी स्कॉर्पियन स्टिंग, उसका स्टाइल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको ये एक एयर वेंट भी नज़र आएगा ताकि जो अंदर टर्बुलेंस है वो कम हो सके। और मैंने जब आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अंदर किसी तरह की कोई नॉइज़ नहीं है, तो उसमें टायर नॉइज़ रिडक्शन का भी काम करता है, क्योंकि विंड जो टर्बुलेंस पैदा करती है उसे कम करता है। ओवरऑल बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ इसका फेस है, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पर आपको सामने कैमरा भी मिलता है और इसका बड़ा उपयोग है। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा नहीं है, लेकिन इस कैमरा का बड़ा उपयोग है क्योंकि ये गाड़ी ऑफ रोड भी जाएगी। ऑफ रोडिंग जब आप करते हैं तब आपको स्पॉटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस कैमरा के द्वारा उस ज़रूरत को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपको सामने का दृश्य भी दिखाता है। आपको समझ में आएगा कि नीचे कुछ खड्डा तो नहीं है, गाड़ी कहाँ जा रही है। तो उस लिहाज से ये जो कैमरा है ये बहुत अच्छा है। अब अगर आप इसके साइज़ की बात करें तो पुराने स्कॉर्पियो से 200 mm ज़्यादा लंबा है, 100 mm ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन ज़रा नीचा है, 125 mm ज़रा नीचा है। व्हील बेस जो है इसका ये XUV 700 जितना ही है, सफारी से ज़्यादा लंबा है और हेक्टर प्लस जितना ही है। अगर XUV 700 से आप इसे कंपेयर करेंगे तो वो इससे ज़रा लंबा है, 32 mm के आसपास ज़्यादा लंबा है, लेकिन ये ज़्यादा वाइड है और ये ज़्यादा ऊंचा भी है। तो ये बहुत ही लंबी चौड़ी गाड़ी है और अगर आप स्पेस चाहते हैं और प्रेजेंस चाहते हैं तो ये जो गाड़ी है इसका भी काफ़ी अच्छा खासा प्रेजेंस है। अब अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो बहुत ही नीट, बहुत ही ब्यूटीफुली स्टाइल्ड आपको लाइंस नज़र आएंगी। जो व्हील आर्चेस हैं काफ़ी मस्कुलर है और ये लाइन जो है ये डिप होती है और पीछे जाकर के फिर से रेज होती है। और साथ ही जो ग्रीन हाउस एरिया है यहाँ पर ये लाइन है वो भी साथ ही साथ ऊपर रेज होती है। क्रोम लाइन है नीचे से और ऊपर यहाँ जाकर के जो स्कॉर्पियन स्टिंग यानी बिच्छू का डंक जो है उसका शेप लेती है। ग्रीन हाउस एरिया देखिए कितना बड़ा है। अंदर जब आप बैठे होते हैं तो आपको सारा दृश्य बहुत ही अच्छे से नज़र आता है और ये ORVM भी आपको पीछे का नज़ारा बहुत ही अच्छे से दिखाता है। ब्लिंकर्स यहाँ पर माउंटेड है और एक बात, हेडलैम्प्स ऑटोमेटिक हैं, वाइपर्स ऑटोमेटिक हैं, साथ ही आपने देखा होगा लाइटिंग LED है पूरी और ब्लिंकर्स स्वाइप आउट है, सारे प्रीमियम फीचर्स हैं। तो ये सब चीज़ें स्कॉर्पियो के अंदर अब आपको मिलती है। 18 इंच व्हील्स, मशीन कट प्रीमियम है और आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क्स हैं। ब्रेकिंग शानदार है, बहुत ही जल्दी बाइट करता है और ब्रेकिंग जो है आपको इमीडिएटली समझ में आएगा। जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो जो नॉर्मल गाड़ियां आती हैं उससे ज़्यादा अच्छी आपको ब्रेकिंग इसकी महसूस होगी। क्रोम टिप्ड हैंडल्स और फुटबोर्ड भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अब इसका जो लेडन ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 187 mm। आपको शायद कम लग रहा होगा, लेकिन ये लेडन ग्राउंड क्लियरेंस है। अनलेडन 200 से भी ज़्यादा होगा, यानी कि ये गाड़ी ऑफ रोड बड़े आराम से जा सकती है और ये फुटबोर्ड आपको अंदर जाने में मदद करेगा। आपको स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्चेस नज़र आ रहे होंगे और साथ ही यहाँ पर आपको ये एक सिल्वर इंसर्ट मिलता है जिससे एक प्रीमियम अपील में इसकी इजाफा होता है। रूफ रेल्स जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये गाड़ी की पहले आप हाइट देखिए कितनी ऊंची है गाड़ी, और ये रूफ रेल जो है ये भी बड़े सॉलिड हैं, ये फंक्शनल है, यानी कि ये लोड बियरिंग है, ये केवल दिखाने के लिए नहीं है। इसकी जो सनरूफ है वो भी सेगमेंट की सबसे वाइड सनरूफ में से एक है। तो गाड़ी में प्रेजेंस है, साइज़ है। और अब हम लोग चलते हैं पीछे की तरफ, जहाँ पर ज़रा बेहतर काम मेरे ख्याल से हो सकता था।
जो चीज़ मिसिंग है यहाँ पर, हालांकि ये गाड़ी बड़ी वाइड है लेकिन काफ़ी ऊंची भी है। ये देखिए शार्क फिन एंटेना आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसके ऊंचे होने के कारण ये ज़रा एमयूवी-इश लगती है पीछे से। अगर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है जो इसकी विड्थ को ज़्यादा उभार के सामने लाता है तो ये गाड़ी और ज़्यादा स्क्वाट लगती है। काफ़ी बड़ी गाड़ी है लेकिन वर्टिकल टेल लाइट्स होने के कारण शायद थोड़ी सी वर्टिकल ज़्यादा लगती है। बहरहाल यहाँ पर आपको ये स्पॉइलर मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैम्प्स, रियर वॉश वाइप और ऑफ कोर्स ये कैमरा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अब ये देखिए, ये यहाँ पर स्वाइप आउट ब्लिंकर्स मिलते हैं जो कि एलईडी हैं आपको, और ये यहाँ पर रिवर्स लाइट्स हैं। नीचे आपको स्किड प्लेट नज़र आएगी, स्पेयर व्हील यहाँ पर है और ये क्रोम लाइनिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। ओवरऑल देखने में बहुत ख़राब नहीं लगता है लेकिन थोड़ा एमयूवी-इश लगता है। यहाँ पर ये जो टेल गेट है ये साइड ओपनिंग है, और एक जो कमी है इस गाड़ी की और वो ये है कि अगर आपने तीनों सीट्स ऊपर कर दी हैं तो फिर पीछे कुछ ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से 100 लीटर से भी कम का स्पेस है, और थर्ड रो में बैठ करके मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ, लेकिन यहाँ से आप इसे डेफिनेटली ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको सामान यहाँ पर डालना है तो इस तरह से आप इसे पूरी तरह से टंबल कर सकते हैं और ये स्पेस आपका जो पूरा बूट एरिया बन जाएगा। और अब ये स्पेस मेरे ख्याल से लगभग 400 से ज़्यादा लीटर्स का होना चाहिए। तो अगर आप 5 लोगों के साथ चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसे 7 सीटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको ज़रा जगह कम पड़ेगी। यहाँ पर आपको ये एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिलेगा और ओवरऑल काफ़ी फंक्शनल है। लेकिन ये जो एक चीज़ है इसके बारे में जब मैंने वॉक अराउंड किया था तब भी आप में से कुछ लोगों ने शिकायत की थी, बट ओवरऑल अगर आप एक वैल्यू प्रोपोजिशन से देखें तो फॉर एन एसयूवी जो थर्ड रो में स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है। और आपको थर्ड रो ऊपर होने के बाद जो स्पेस है वो ज़रा कम है, लेकिन किसी भी गाड़ी में आपको तीनों रोज़ ऊपर करने के बाद ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। ओवरऑल आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, देखने में काफ़ी अच्छी गाड़ी है। पीछे से ज़रा डिज़ाइन और बेहतर मेरे ख्याल से हो सकता था, लेकिन सामने से बहुत ही मस्कुलर लगती है। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या नहीं है। आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर है, आप ये बटन दबाइए और डोर जो है ये खुल जाएगा। अब चूँकि ये एक प्रॉपर एसयूवी है तो अंदर जाने के लिए, अंदर प्रवेश करने के लिए आपको ज़रा क्लैम्बर इन करना पड़ेगा और उसके लिए ये फुटबोर्ड काफ़ी काम आएगा। तो सीट पहली बात आइडियल से ज़्यादा ऊपर है, लेकिन मैं उस पर आता हूँ। पहले आप ये जो डोर पैनल है इसे देख लीजिए, और यहाँ पर आपको ये सॉफ्ट टू टच मटेरियल मिलेगा। ये लेदरेट है, लेदर नहीं है, और ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। ऑल ऑफ दिस इज़ हार्ड वेयरिंग प्लास्टिक, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी या सॉफ्ट टच नहीं है, लेकिन ये सालों साल चलने के लिए बनाया गया है। फिट फिनिश काफ़ी अच्छी है, बेस्ट नहीं है लेकिन फिट फिनिश के बारे में आप शिकायत नहीं कर सकते। फ्रंट 2 विंडोज़ आर 1 टच डाउन, लेकिन पीछे वाली विंडोज़ के लिए आपको दबा के रखना पड़ता है बटन को। ये लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। इलेक्ट्रिक मिरर्स, और ये जैसा मैंने आपको बताया था फोल्डिंग मिरर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, और ये इस तरह से फोल्ड होते हैं, लेकिन ऑटो फोल्डिंग नहीं है। 1 लीटर वाटर बॉटल बड़े आराम से यहाँ पर आ जाएगी। कुछ अलग किस्म का डोर पैनल यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर कुछ और स्पेस भी आपको मिलेगा। कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग देखने में अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आपको अंदर जाने के लिए ज़रा चढ़ना होता है, और ये यहाँ पर जो हैंडल है ये आपको काफ़ी मदद करेगा, और इस तरीके से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर 6 वे एडजस्टेबल आपको पावर्ड सीट्स मिलती हैं। ऑब्वियसली ये सिर्फ ड्राइवर के लिए है, पैसेंजर के लिए आपको मैनुअल सीट मिलेगी। यहाँ पर लंबार सपोर्ट भी आपको मिलता है, थाई सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। बोल्स्टरिंग यहाँ पर भी और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दी गई है, और एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो एक कंफर्टेबल वेल पैडेड सीट होती है वैसी सीट यहाँ पर आपको मिलेगी। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। ये यहाँ से आप पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, और स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको मिलता है। जो क्वालिटी है आपके एसी वेंट्स की, ये काफ़ी स्टर्डी है, और ये कहीं जैसा कुछ और एसी वेंट्स में कभी कभी देखता हूँ कि ये नॉच टूट जाता है, काफ़ी फ्लिम्सी लगता है, वैसा नहीं है, सॉलिड तरीके से बनाया हुआ है। और स्टीयरिंग जो है यहाँ पर आपको ये डी कट मिलेगा, साथ ही यहाँ पर ये पियानो ब्लैक और सारे माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। इसे समझना बहुत आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल आपको मिलता है, और ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये भी काफ़ी ईजी हैं। ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर मिलता है यहाँ पर, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर बड़े अच्छे से ध्यान में रखी गई हैं। आपको डेड पैडल भी मिलता है, और ये यहाँ पर लेवलर है। चलिए इंफोटेनमेंट स्क्रीन और जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इस पर ज़रा आप नज़र मारते हैं। अब सबसे पहली बात, इससे पहले कि आप इसे जज करना शुरू करें, आप ये समझ लें कि ये स्कॉर्पियो है, और पुरानी स्कॉर्पियो कहाँ से शुरू हुई थी, स्कॉर्पियो की पोजीशनिंग क्या है,
ये सब बहुत नीटली लेड आउट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि स्कॉर्पियो की पोजीशनिंग जो है एक रगेड एसयूवी की है, और उस लिहाज से ये जो डैश है ये काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा प्रीमियम एसयूवीज़ हैं उनके जितना रिच नहीं है। ये सब हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पर, ये सोनी का आपको यहाँ पर ये वूफर नज़र आ रहा होगा, सब कुछ साफ़ सुथरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल्स यहाँ पर नहीं है। तो ये आप समझ लें, ये स्कॉर्पियो है, XUV 700 में आपको ज़्यादा प्रीमियम मटेरियल्स मिलेंगे, और दूसरे इंटरनेशनल गाड़ियों में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर मटेरियल्स और ज़्यादा प्रीमियम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़रा रगेड और ज़्यादा फंक्शनल है। अब अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप यहाँ पर देखते हैं तो ये काफ़ी ईजी है समझने के लिए, और देखिए ये बटन यूज़ करके आप इसमें स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से। डिजिटल स्पीडो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, सेटिंग्स, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, ये सारी चीज़ें, फ्यूल इन्फो, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और स्पीडो टैको यहाँ पर एनालॉग है, बाकी सब कुछ डिजिटल है। ये TFT कलर TFT स्क्रीन है, फ्यूल गेज यहाँ पर है, यहाँ पर इंजन टेम्परेचर है, और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके अलावा इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है 8 इंचेस की एडोनॉक्स सिस्टम जो हमने पहले देख रखा है वही यहाँ पर है। ये स्क्रीन ज़्यादा रिच हो सकती थी, बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन नहीं है, टच भी बहुत ज़्यादा रिच नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ये जो सारे बटन्स हैं इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है, ये ज़रा प्लास्टिक ही लगते हैं। सॉफ्ट टू टच बेटर क्वालिटी के बटन्स मैंने और दूसरी गाड़ियों में देखे हुए हैं, ये यहाँ पर डेफिनेटली बेटर हो सकता था, लेकिन ये हार्डवेयरिंग है, ये मजबूती से बनाए गए हैं। ये वाले बटन्स जो है इनकी क्वालिटी ज़रा बेहतर है। तो यहाँ से आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल है, यहाँ से आप ESP या ट्रैक्शन कंट्रोल जो है उसे ऑफ कर सकते हैं। और ये कैमरा है, अब देखिए कैमरा की जो मैं आपसे बात कर रहा था, अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सामने का दृश्य दिखाएगा। आप चाहें तो इसे वाइड व्यू में देखें, या फिर लेफ़्ट और राइट का भी व्यू कुछ हद तक आपको ये दिखाता है। और ये अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो आपको इसे एक्सपेंडेड मोड में दिखाएगा। इसके अलावा अगर आप जूम करेंगे तो आपको एग्जैक्टली जो कि मैं आपको बता रहा था कि एग्जैक्टली सामने बम्पर के नीचे क्या है वो भी नज़र आता है। तो आपको स्पॉटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी 360 डिग्री कैमरा जितना एलैबोरेट तो नहीं है, लेकिन तो भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और रिवर्स में अगर आपको जाना है तो सिंपली इसे आप रिवर्स में डाल दीजिए और फिर आप पीछे का दृश्य देख सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी वाइड एंगल और लेफ़्ट और राइट का एंगल नज़र आएगा। चाहे तो आप इसे सिर्फ लेफ़्ट या सिर्फ राइट में देखें, और चाहे तो बहुत ज़्यादा जूम इन करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और जो ख़ास चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि अगर आप पैरेलल या परपेंडिकुलर पार्किंग कर रहे हैं उसके लिए भी गाइडलाइंस आपको अलग अलग नज़र आएगी। देखिए ये पैरेलल पार्किंग के लिए और ये परपेंडिकुलर पार्किंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये हेल्प करेगा ताकि आप जो है वो ईजिली गाड़ी को पार्क कर पाएँ। तो ये जो सिस्टम है ये अच्छा है। रेजोल्यूशन यहाँ पर बेटर हो सकता था, लेकिन फंक्शनैलिटी के मामले में यहाँ पर कोई कमी नहीं है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 2 ज़ोन AC मिलता है। ये देखिए टेम्परेचर दोनों जगह अलग अलग आप सेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो ऑडियो क्वालिटी है यहाँ पर 12 स्पीकर सिस्टम है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। अनलेस आप बहुत ज़्यादा ऑडियो फाइल लेवल की क्वालिटी चाहते हैं तो शायद आप शिकायत कर पाएँ, लेकिन इस सोनी का सिस्टम जो है ये काफ़ी अच्छा साउंड करता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये लेदरेट डैशबोर्ड मिलेगा आपको। अब देखिए वेरिएंट्स अलग अलग हैं, हर एक वेरिएंट में अलग अलग फीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। वेरिएंट्स में क्या क्या आपको मिलेगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो करूँगा ताकि आपको सारे फीचर्स के बारे में पता चल पाए। यहाँ पर जो टॉप ऑफ द लाइन Z8L वेरिएंट में फीचर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब नेविगेशन भी यहाँ पर आपको मिलता है। आप अपने फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के द्वारा। साथ ही 70 से ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स आपको मिलती हैं। एलेक्सा के द्वारा इस गाड़ी को आप रिमोट स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एलेक्सा बोला, इसने सुनना शुरू कर दिया। एलेक्सा, Sorry, I don't know that. That's okay. ये देखिए मेरे फ़ोन में भी एलेक्सा है तो वो भी बोलना शुरू हो गई है। एनीवे, तो ये जो सारी फीचर्स हैं ये आप ध्यान में रखिए कि स्कॉर्पियो के लिए ये सारे फीचर्स यहाँ पर अब आपको मिलते हैं, और कुछ एप्लीकेशन भी यहाँ पर आपको मिलती हैं। ये देखिए थ्रिलोफिलिया है और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे, इंडिया टुडे और ये सब आपको मिलता है। जस्ट डायल, हॉरोस्कोप, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे आप इसको, लेकिन ये सब फीचर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ब्लूटूथ है, कनेक्टिविटी के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ग्लव बॉक्स कूल्ड है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सीट जैसा मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से बोल्स्टर्ड है, लंबे जर्नीज़ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बड़ा आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, 2 कप होल्डर्स हैं, वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर आपको देखिए मैंने अपना सनग्लासेस होल्डर और वॉलेट यहाँ रख रखा है, काफ़ी सारा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है।
तो ये भी एक अच्छा स्पेस है। तो स्पेस के लिहाज से मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सबसे ज़्यादा ओपन बिन्स हैं यहाँ पर, लेकिन आपको कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा डोर पैनल स्पेस है, 2 कप होल्डर्स, ये जो वायरलेस चार्जर वाला एरिया है यहाँ पर भी आप अपना सेलफोन रख सकते हैं। तो ठीक ठाक स्पेस है, बट बहुत ज़्यादा जेनरस स्पेस नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर दी जा सकती थी, वो भी एक मिसिंग फीचर है। तो जनरली काफ़ी फीचर रिच गाड़ी है स्कॉर्पियो के हिसाब से, लेकिन कुछ फीचर्स यहाँ पर मिसिंग है, तो भी मेरे ख्याल से काफ़ी वेल इक्विप्ड कार है। अब अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिरर नहीं मिलता है, लेकिन टोल टिकट होल्डर ज़रूर मिलेगा, सनग्लासेस होल्डर, और यहाँ पर वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन, तो अगेन अ ग्रेट फीचर। और ये जो सनरूफ है, ये देखिए, इस सेगमेंट की सबसे वाइड सनरूफ में से एक है, लेकिन पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। तो ये एक अगेन ऐसी फीचर है जो कि ऑप्शंस में दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि 7 सीटर है तो पीछे आपको एसी के लिए भी ऊपर रूफ में कनेक्शंस कई बार देने होते हैं। बट आई थिंक मोर देन दैट दिस इज जस्ट टू कट कॉस्ट। ब्लाइंड्स मैनुअल है, स्पीकर जैसा आप देख रहे हैं ऊपर भी है, पीछे भी रूफ में लगे हुए हैं, तो स्पीकर जो है 12 स्पीकर हैं, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 USB सॉकेट्स हैं, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ ड्राइव मोड्स, आपको जिप जैप जूम ड्राइव मोड्स मिलेंगे। साथ ही अगर आप ऑफ रोड के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आप चाहें तो 4 व्हील ड्राइव लो या 4 व्हील ड्राइव हाई में से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्नो, मड और डेजर्ट मोड्स भी आपको उसमें मिलते हैं, जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स आपको 4x4 में मिलती हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंशियल है वो मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल है, और साथ ही उसमें ब्रेक लॉक भी है। तो इसके द्वारा आप मैकेनिकल एंड ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल के द्वारा ठीक ठाक ऑफ रोडिंग इस गाड़ी से कर सकते हैं। ये एक हार्डकोर ऑफ रोडर नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी हद तक ऑफ रोडिंग में मदद कर सकता है। अब ऑफ रोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको बता दूँ, कई बार आपको टायर का डायरेक्शन कहाँ पर है ये जानना होता है, तो यहाँ पर आपको एक टायर डायरेक्शन मॉनिटर भी मिलता है। तो आपका जो स्टीयरिंग है वो कितना टर्न है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी फीचर है यहाँ पर ऑफ रोडिंग के लिहाज से। और साथ ही आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है। इन सब चीज़ों के अलावा नेविगेशन की जब बात आती है तो यहाँ पर वॉट 3 वर्ड जो कि आपने टाटा में भी देखा होगा, वो यहाँ पर इनेबल्ड है। यानी कि आप कोई भी जगह हो दुनिया में, उसे आप 3 वर्ड्स के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, और एलेक्सा के द्वारा आप उसे, ये देखिए एलेक्सा का नाम लेते ही ये हाजिर हो जाती है। इसे यूज़ करके आप वॉट 3 वर्ड जो है उसके द्वारा कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा हमने अभी देखा था कि XUV 700 को NCAP ने अवार्ड दिया है एज अ वेरी सेफ कार, और इस गाड़ी का भी सेफ्टी रेटिंग मेरे ख्याल से बहुत हाई आने वाला है। 4 या 5 NCAP रेटिंग यहाँ पर मिलेगी। 6 एयरबैग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, हिल डेसेंट कंट्रोल वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, रोल ओवर प्रोटेक्शन है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी स्वीट जो है पूरा मिलता है। सेफ्टी के लिहाज से कोई कमी नहीं है। ओवरऑल फॉर अ स्कॉर्पियो वेरी वेरी वेल इक्विप्ड। कमियाँ हर गाड़ी में होती हैं, यहाँ पर भी वेंटिलेटेड सीट हो सकती थी, और भी कुछ चीज़ें हो सकती थी। एडास यहाँ पर नहीं है क्योंकि कीमत कम रखनी थी महिंद्रा को, बट ओवरऑल वेरी वेल इक्विप्ड, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। What we have to see now is the third and the second row. So let's get to the back. अब देखिए आगे की तरह पीछे भी सीट काफ़ी ऊपर है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई हैंडल नहीं है अंदर प्रवेश करने के लिए पकड़ के। डोर पैनल देख लेते हैं। यहाँ पर भी सॉफ्ट टू टच मटेरियल है, जहाँ पर आपका आर्म आएगा, पियानो ब्लैक, और 1 लीटर वाटर बॉटल के लिए जगह। ये टाइटेनियम फिनिश एक डोर हैंडल आपको मिलता है, और डेफिनेटली ये जो फ्लोरबोर्ड है ये आपको हेल्प करेगा अंदर जाने के लिए, और इस तरह से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब ज़रा पहले थोड़ी शिकायत कर लूँ, जो चीज़ें नहीं है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड रो अगर स्लाइडिंग होती तो ज़्यादा अच्छा होता, पीछे वाले पैसेंजर को ज़रा और नी रूम मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर ये जो सीट है ये रिक्लाइन होती है, तो ये आपके कंफर्ट में डेफिनेटली इजाफा करेगी। तो एक छोटी कमी ज़रूर है, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको डेफिनेटली काफ़ी कंफर्टेबल रखेगी अगर कोई पीछे नहीं बैठा है तो। नी रूम ज़बरदस्त है, थाई सपोर्ट ज़बरदस्त है, बैकरेस्ट एंगल आप एडजस्ट कर सकते हैं, पैडिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको ये पॉकेट मिलता है, यहाँ पर आप सेलफोन रख सकते हैं, साथ ही मैगज़ीन होल्डर है। लेग रूम और नी रूम की कोई कमी नहीं है, बहुत वाइड कार है, 3 लोग बहुत आराम से अब्रेस्ट बैठ सकते हैं, उस लिहाज से यहाँ पर स्पेस की कोई कमी नहीं है। हेडरूम आराम से, अगर कोई 6 फुट 3 इंच तक का भी बंदा है तो आराम से बैठ सकता है। एसी वेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, बी पिलर में एसी वेंट्स नहीं है, और फ्लो कंट्रोल आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। टाइप सी USB सॉकेट मिलता है, नॉर्मल USB सॉकेट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। सीट 60-40 स्प्लिट है, यहाँ पर एक लाइट भी आपको मिलेगी, कोट हुक हैंडल,
और जैसा मैंने बताया, ये बीच की जो बेंच सीट है ये 3 लोगों को मीडियम से लॉन्ग जर्नीज़ के लिए भी लेकर के जाने में सक्षम है। अब यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं, आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। कंफर्ट के मामले में मेरे ख्याल से यहाँ पर आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। बीच में एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट होता तो अच्छा होता, अगर कंप्लेंट ही करनी है तो। बाकी दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। अपहोल्स्ट्री कॉफ़ी ब्लैक एंड ब्लैक का 2 टोन मिश्रण है। लोअर वेरिएंट्स में आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलेगी। ओवरऑल अगर आप सीट कंफर्ट की बात करें या फिर हेडरूम स्पेस की बात करें तो सेकंड रो में मुझे कोई शिकायत नहीं है। अकेली शिकायत ये है कि पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए अगर ये स्लाइडिंग होती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अब बात कर रहे हैं पीछे वाले पैसेंजर्स की, तो पीछे जगह कितनी है ये आप डेफिनेटली जानना चाहेंगे, तो चलिए चल के देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि सीट को टम्बल करना कितना आसान या डिफ़िकल्ट है। अब देखिए, अंदर जाने से पहले हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पर अरेंजमेंट क्या है। यहाँ पर ये जो पैड आप देख रहे हैं, ये आपको पैर रख के अंदर जाने में हेल्प करता है, और अंदर जाने के लिए आपको सिर्फ एक हाथ से इस सीट को इस तरह से टंबल करना है। बहुत ही अच्छे से बनाया गया है और एंट्री बहुत आसान बना देता है आपकी। ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है और अंदर प्रवेश करना, जैसा आप देख रहे हैं, बहुत आसान है। अब प्रवेश मैंने अंदर कर लिया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये सीट इस सेगमेंट की या इससे एक सेगमेंट ऊपर की सबसे ज़्यादा स्पेशियस या कंफर्टेबल सीट्स में से एक है। यहाँ डेफिनेटली 2 लोग मीडियम जर्नीज़ के लिए शायद बैठ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेल बिल्ट ना हो तो। बच्चे तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, ये सीट जो है ज़रा नीचे है, तो जो नीज़ हैं वो थोड़ा ऊपर पॉइंट कर रही हैं। और दूसरी बात, हालांकि मेरे जो नीज़ हैं ये पूरी तरह से रब नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। यहाँ पर आपको 6 और 7 सीट्स की ऑप्शन मिलती है। तो जो 6 सीटर है वो सिर्फ Z8L टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलता है, कैप्टन सीट्स। यानी कि वहाँ पर आपको आयल में जगह मिलेगी कि आप अपना पैर आगे एक्सटेंड कर पाएँ, तो वहाँ पर आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेकिन 7 सीटर जो वेरिएंट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप नहीं रहेंगे। दूसरी शिकायत, यहाँ पर AC वेंट्स नहीं दिए गए हैं थर्ड रो में, तो अनलेस AC बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि ये है, आप यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा केबिन को ठंडा होने में। तो ये मेरी एक कंप्लेंट है। यहाँ पर एक AC वेंट डेफिनेटली होना चाहिए था। कप होल्डर भी यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर कोई USB सॉकेट्स भी नहीं है। तो ये सारी एमिनिटीज़ यहाँ पर अगर होती तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता। ये जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल है। यहाँ पर आपको स्पीकर्स नज़र आ रहे होंगे। लाइट डेफिनेटली यहाँ पर आपको दी गई है, लेकिन कप होल्डर, USB और AC वेंट्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते। ना ही ये सीट सबसे ज़्यादा स्पेशियस या कंफर्टेबल है। हेडरूम ठीक है, अगर आप 5 फुट 11 इंच तक के हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन नी रूम बहुत ज़्यादा नहीं है। और ओवरऑल ये सिर्फ शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए है, बट डेफिनेटली यूजेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अंदर प्रवेश करना आसान था, बाहर निकलना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अगर थर्ड रो की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन यूजेबल है। छोटे कद के लोग या फिर लंबे कद के लोग भी इसे शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ हो या व्हीकल हो या फिर कोई और चीज़ हो, वो क्या कर सकती है और आप उसे कैसे देखना चाहते हैं, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका ब्रांड क्या है। अगर आप फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये जो व्हीकल है ये ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरफ मार काट मचाने वाला है। हर सेगमेंट से थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से कैनिबलाइज करेगा, थोड़ा थोड़ा एट्रिशन होगा इस गाड़ी को खरीदने के लिए, क्योंकि ये बहुत कुछ कर सकती है। अब इमेज की जहाँ बात आती है तो ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड्स हैं, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड दिखने वाली गाड़ियाँ हैं, लेकिन अगर आप फंक्शनैलिटी की बात करें कि ये गाड़ी कर क्या सकती है, उस लिहाज से मुझे इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती है। वैल्यू फॉर मनी के लिहाज से आप देखें, फंक्शनैलिटी, फीचर्स, लुक्स, बड़ा ही रगेड एसयूवी है। तो अगर आपको बहुत प्रीमियम दिखने वाला या बहुत हाई ब्रांड का एसयूवी नहीं चाहिए, तो ये गाड़ी वो सब कुछ कर सकती है और उससे ज़्यादा भी कर सकती है, जो कि एक एसयूवी को जनरली करना चाहिए। और उस लिहाज से एक बड़ा ही ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है। मेरे ख्याल से जिस प्राइस पर इसे लॉन्च किया गया है उस प्राइस पर मैं इसे फॉल्ट नहीं कर सकता। अगर आपको ये गाड़ी पसंद है तो डेफिनेटली इसे टेस्ट ड्राइव लीजिए और उम्मीद कीजिए कि आपको इसकी डिलीवरी मिल जाए, क्योंकि कुछ वक्त में ये गाड़ी डेफिनेटली 1 साल से ज़्यादा वेटिंग पे जाने वाली है। इसकी कीमत जो है ये 12 लाख रुपीज़ से लेकर के 19.49 लाख रुपीज़ तक जाती है। और अगर आप इसे कंपेयर करें इसके जो भी आसपास राइवल्स हैं, ये हर एक व्हीकल को अंडरकट करती है प्राइस के मामले में। सफारी की कीमत 5.25 लाख से लेकर के 23.5 लाख रुपीज़ तक जाती है। वहाँ पर आपको ऑल व्हील ड्राइव भी नहीं मिलता है।
फिर XUV की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो बेस वेरिएंट है वो इससे 1.2 लाख रुपीज़ ज़्यादा है और टॉप वेरिएंट इससे लगभग 5 लाख रुपीज़ ज़्यादा है। तो 13.2 लाख रुपीज़ से 25 लाख रुपीज़ तक उसकी प्राइस है। एल्काजार की बात करें वो भी इससे बेस वेरिएंट जो है वो 4.5 लाख रुपीज़ ज़्यादा है और टॉप वेरिएंट इससे 1 लाख रुपये ज़्यादा है। हेक्टर प्लस भी जो है वो भी 16 लाख रुपीज़ से चालू होता है और जो छोटे व्हीकल्स हैं सेल्टॉस और क्रेटा वो इससे ज़रा कम कीमत में चालू होता है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर पावर और परफॉर्मेंस वहाँ से ज़्यादा है। तो जैसा कि आपने देखा, वैल्यू के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, फीचर्स के मामले में, स्पेस के मामले में, हर तरह से ये व्हीकल बड़ा ज़बरदस्त है। अनलेस आपको एक ज़्यादा अर्बेन, ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा लग्जूरियस दिखने वाला SUV चाहिए तो आप कहीं और जा सकते हैं, वरना ये जो गाड़ी है भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त है। डेफिनेटली इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे पाया, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया, छूट गया तो कमेंट्स में डाल दीजिए। कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। वेरिएंट्स का वीडियो मैं अलग से करूँगा, वो वीडियो भी देखना मत भूलिए। और याद रखिए, गार्बेज मत देखिए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से समझनी है तो आपको वक्त भी देना होगा, इसीलिए हम लंबे वीडियोस करते हैं। अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। आपका प्यार हम पर इसी तरह से बनाए रखिए। अगली बार तक के लिए आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।